नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। खटीमा में आकाशीय बिजली से हुई 2 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से कामना की है कि दिवंगतों की आत्मा की शांति और परिजनों को धैर्य रखने की शांति दे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों से बरसात के मौसम के दृष्टिगत सावधानी बरतने की अपील की है और आपदा के समय में सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह भी किया है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पर्वतीय जनपदों में वन स्टॉप सेंटर को गर्भवती महिलाओं के लिए वेंटिंग रूम की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए एएनसी यानी प्रसव पूर्व जांच के लिए संवेदनशील जिलों में कैंप लगाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सख्ती दिखाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए हैं। वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई टिहरी जिला मुख्यालय के बौराड़ी में नगर पालिका के पास खंड विकास अधिकारी की कार ने तेज स्पीड में चलाकर 5 लोगों को रौंद दिया, जिनमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आसपास के लोगों ने 5 लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया। 2 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि खंड विकास अधिकारी डीपी चमोली शराब के नशे में धुत होकर तेजी से कार चला रहे थे, जिस कारण यह बड़ा हादसा हो गया, जो सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहा है कि एक जिम्मेदार अधिकारी के इस तरह की हरकत से 3 लोगों की जान चली गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस से खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं टिहरी से संवाददाता अरविंद नौटियाल का। अरविंद, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें खंड विकास अधिकारी की लापरवाही की वजह से 3 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, क्या जानकारी? जी, जिस तरह से टिहरी की हृदय विदारक एक घटना है, जिसमें कि एक खंड विकास अधिकारी है डीपी चमोली, जो जाखनी धार में तैनात है, इसके नशे में होने के चलते इसने 3 बच्चों को रौंद दिया, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 घायल हो गए हैं। जी, यानी जिनको रौंदा है वो 3 बच्चे हैं। बच्चों की उम्र? जी, इनमें से 2 बच्चे हैं, जो एक की उम्र 7 साल है, एक की 10 साल है, और एक उनकी ताई है रीना देवी, जो 37 साल की है। यहाँ पर खंड विकास अधिकारी के खिलाफ किस टाइप का एक्शन लेने की बात सामने आ रही है? उच्च अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया हो, क्या कुछ एक्शन की बात सामने आई है? जी, जिस तरह से एक जिम्मेदार अधिकारी नशे की हालत में बेसुध होकर एक गाड़ी चलाता है और 2 परिवारों के चिरागों को जला देता है, खत्म कर देता है, और जिसमें एक जिम्मेदार होने के साथ अब परिवार, जो मृतक के परिवार हैं, उन्होंने मांग की है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसको सीधे जेल भेज दिया जाए। तो पुलिस ने अभी इनको अरेस्ट तो कर लिया है और इसके खिलाफ 304, 279, 337 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और दिन में न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। यानी गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ पर आगे ऐसी कोई घटना ना देखने को मिले, कोई भी और जिम्मेदार अधिकारी जो है अपनी पावर का गलत तरह से इस्तेमाल ना करे, ऐसे में आगे ऐसी कभी कोई घटना ना हो, उसको देखते हुए क्या कुछ यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कदम उठाने की बात? जी, जिस तरह से एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि ब्रेकर बंद कर दिए जाने चाहिए, लेकिन जहां एक तरफ ब्रेकर हटाने से इस तरह की कई दुर्घटनाएं हुई हैं।
और कई लोगों का कहना है कि सड़कों पे ब्रेकर होने चाहिए जहां पर अति आवश्यक जगह हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रूलिंग है कि ब्रेकर सड़कों पर नहीं होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकर हटाना भी एक इसका मुख्य कारण है। अगर ब्रेकर हो जाते तो शायद ये घटना नहीं होती, लेकिन जिस जगह पर ये घटना घटी और सड़कों पर जो ब्रेकर नहीं है, इससे आए दिन जो स्टंट करने वाले लोग हैं, जो नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, वो तेजी से अपने वाहन चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेकर अगर सड़कों पे होते तो कहीं गाड़ियों पे कंट्रोल होता। इस हादसे में अरविंद जो 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? जी, जो नीना देवी है, उसकी जो बेटी है जो घायल हुई थी, वो अभी उसका प्राथमिक उपचार करके उसे घर भेज दिया है। और जो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका हाथ में चोटें आई हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जी ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरह से खंड विकास अधिकारी नशे में धुत होकर गाड़ी चलाता है। गाड़ी की रफ्तार कुछ इस कदर होती है कि इस पूरे हादसे में वो 5 लोगों को रौंद देता है, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो जाती है और 2 जो है गंभीर रूप से घायल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। खंड विकास अधिकारी की लापरवाही की वजह से 3 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, 2 की हालत गंभीर है। वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुरड़ी के जंगल के पास सड़क के किनारे एक महिला का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि किसी जंगली जानवर द्वारा महिला को मारा गया है। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद फॉरेस्ट की टीम को पास ही जंगल से किसी जानवर के पैरों के निशान भी मिले, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये चिन्ह गुलदार के भी हो सकते हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम जंगल में कॉम्बिंग करने में लगी हुई है। फिलहाल महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जो है यहाँ खेत में काम कर रही थी वो महिला। अब ये जो है किसी ने आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ महिला पड़ी है जो खून से लथपथ हो रही। अब देखा जाके वहाँ तो जो है वो डेड थी और बाद में जब उसको पुलिस को फोन किया गया, पुलिस आएगी तुरंत। पुलिस के आने पर उसकी छानबीन करी गई तो ऐसा लगा कि किसी जानवर ने उसकी हत्या कर दी। वन विभाग की फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है और पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए लेगी उन्हें। देवभूमि समाचार में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर बता दें, अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाई चल रही है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो बीते दिन भी हमने देखा, देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिस्पना नदी के किनारे बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान इसी कड़ी में MDDA द्वारा चिन्हित अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। आज इस कार्रवाई का लगातार दूसरा दिन है। आज भी प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो रिस्पना नदी के किनारे जो अवैध निर्माण हो रखा है, अवैध घर बने थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये कार्रवाई हो रही है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता तुषार गुप्ता का। तुषार, जिस तरह से रिस्पना नदी के किनारे बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है, बीते दिन भी हमने देखा किस तरह से कई मकानों को ध्वस्त किया गया। आज की अगर बात करें, आज किस तरह से कार्रवाई, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके बीच क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो MDDA ने 414 मकान चिन्हित किए थे जो पूरे तरह से जो अतिक्रमण किया गया है। 2016 के बाद ये मकान बनाए गए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया था NGT की रिपोर्ट में कि 2016 के बाद जितने भी लोग वहाँ पर बसे हैं रिस्पना नदी के पास, उनको हटाया जाए। और उसी के तहत
नगर निगम ने जो 89 अतिक्रमण चिन्हित किए थे उन्हें हटा दिया गया है। अब एमडीडीए अपनी कार्रवाई कर रहा है, जिसमें 414 जो अवैध अतिक्रमण है उन्हें तोड़ना है, जिसमें से कल की बात करूँ तो 29 जो मकान है जो अवैध जमीन पर बनाए गए थे 2016 के बाद, उन्हें अब हटाया जा रहा है, क्योंकि रिस्पना नदी का जो रिस्टोरेशन है उसका कार्य भी चलना है। तो इसके तहत जो एनजीटी है वो लगातार ये रिपोर्ट पेश कर रही थी, याचिका भी डली थी हाई कोर्ट में, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया था, जिसमें करीब जो नगर निगम देहरादून और एमडीडीए और साथ साथ नगर पालिका मसूरी, इन तीनों ने चिन्हीकरण में 525 मकान चिन्हित किए थे जो अतिक्रमण की दृष्टि में आ रहे थे, जिसकी जो कार्रवाई है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। सोमवार से एमडीडीए ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आज भी ये कार्रवाई चलने वाली है। काठ बंगला में कल ये कार्रवाई चली और अब इसे जो बस्तियां हैं, क्योंकि 20 से अधिक बस्तियां पूरी रिस्पना नदी के आसपास आती हैं, तो ऐसे में उन बस्तियों तक पहुंचा जा रहा है, उन अवैध मकानों को आज तोड़ा जाएगा। और सबसे दुखद खबर यह है कि कल एक महिला की मौत हो गई है जो उनके जो काठ बंगला है उसके सामने एक बस्ती में रहती थी। उसके घर के बाहर भी चिन्हीकरण किया गया था, क्रॉस का मार्क लगाया गया था और माना जा रहा था कि 1-2 दिन में उसके घर पे भी कार्रवाई हो सकती है, और इससे वो सहम गई। 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई हार्ट अटैक आने से। डॉक्टर का भी ये कहना है कि जो टेंशन के कारण और जो जिस तरह की परिस्थितियां वो देख रही थी लोगों के मकान टूटते हुए, उसके बाद ये हार्ट अटैक आया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अगर उनके बच्चों की बात की जाए तो 4 माह का लड़का उनके पास है और साथ साथ 5 वर्षीय बेटी उनके पास है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दुखों का पहाड़ है वो आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो बच्चे हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। उन लोगों का आरोप भी है कि उनके पास पहले के दस्तावेज है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, हाईकोर्ट का फैसला है, तो जिसके कारण जो प्रशासन है वो भी झुका हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल तुषार, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही कार्रवाई हो रही है। हालांकि यहाँ पर सवाल यही उठ रहे हैं कि जो ये लोग हैं जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिनके निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, तोड़ने से पहले या कार्रवाई करने से पहले उनके लिए कुछ वैकल्पिक इंतजाम आखिर क्यों नहीं किया गया, उन्हें कहीं और बसाने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इतने सारे, जिस तरह से आपने बताया, 400 से ज्यादा जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ा गया है, तो ये लोग आखिर कहां जाएंगे? तमाम सवाल बरकरार। तुषार, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं राजधानी देहरादून को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मलिन बस्तियों के अतिक्रमण करने वालों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोदावरी थपलियाल ने कहा कि सरकार ने 2016 के बाद का आधार लिया है, वो ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बिजली पानी का कनेक्शन नहीं ला पाए, उनके घरों के लिए अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर छूट दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सर्वे के लिए 2016 से पहले बिजली पानी के कनेक्शन और अन्य सरकारी सुविधाओं को आधार बनाया है, और इसी को देखते हुए इन सभी निर्माणों को अवैध करार कर उनको तोड़ा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा यहाँ से सभी को फोन गया हुआ था कि सब लोग मौके पर, वहाँ पर जहाँ पर ये अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है वहाँ पर हम लोग सभी वहाँ पर पहुँचेंगे उनको। तो चूँकि हमारे मसूरी विधानसभा का क्षेत्र था काठ बंगला, और रायपुर के उसके नदी के उस पर रायपुर विधानसभा भी पड़ता है, लेकिन दोनों जगह के क्षेत्रीय न वहाँ के विधायक मौजूद थे और न वहाँ के जनप्रतिनिधि। और हम लोग वहाँ पर हम लोग का कहना का तात्पर्य ये है कि अगर वो क्षेत्र अवैध था तो वहाँ पर रोड क्यों बनवाया गया, क्यों पानी बिजली का कनेक्शन दिया गया? क्योंकि विकास कार्य हम लोग पूर्ववर्ती सरकार ने भी वहाँ पर विकास कार्य करे, हम लोगों के माध्यम से वहाँ पर विकास कार्य, तो उसी समय टेक्निकली जो क्षेत्र जो संबंधित विभाग के लोग थे उन लोगों को उस समय हम लोगों को मना कर देना चाहिए था कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं होगा क्योंकि ये बाद में टूट सकता है। तो वहाँ पर हम लोग विकास कार्य न करते और भी उसके बाद हाउस टैक्स ले रहे, बिजली पानी कनेक्शन दे दिया गया, तो उनको तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गया और वो लोगों ने अपना जैसे झोपड़ी था तो उसको थोड़ा सा उन लोगों ने इंटरवेंटर डालकर थोड़ा सा बना दिया, जैसे बड़े परिवार बड़े हो रहे।
तुषार गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। तुषार, जिस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड में लगातार कार्रवाई हो रही है, रिस्पना नदी के पास जो है ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस भी गंभीर सवाल जो है सरकार पर उठा रही है। और साफ तौर पर सवाल यही कि आखिर जो मानक सेट किया है 2016 के बाद जो लोग बसे हैं उनके निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, वो कांग्रेस के अनुसार गलत है। तुषार, देखिए बिल्कुल कांग्रेस के जो सवाल है वो लाजमी भी है प्रशासन के लिए कि किस तरह से जो मकान है वो तोड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग बसे हैं उनके उन्होंने पक्के मकान बना लिए हैं, कई लाखों रुपए उस पर खर्च कर लिया है और उसके बाद उसे ध्वस्तीकरण किया गया। कई लोगों की ये मांग भी थी कि इसके तहत मुख्यमंत्री हमें मुआवजा दे, क्योंकि हमने लाखों रुपये अपनी ज़मीन बेच के बाहरी राज्यों से हम यहाँ पर आए हैं, बसे हैं और उसके बाद हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी मुसीबतों के बाद उन्हें ये सुविधाएँ मिली थी। लगातार जो बिजली और पानी के कनेक्शन भी उनके घर पे प्राप्त किए गए। साथ साथ कुछ लोगों के पास पुराने आईडी कार्ड्स भी थे, जो इलेक्शन वोटर्स कार्ड्स थे, साथ साथ आधार कार्ड जो 2016 से पहले के हैं। तो ऐसे में जरूर सवाल उठता है, जब इनके आधार कार्ड या इनकी आइडेंटिफिकेशंस बन रही थी तब सरकारी तौर पर इन्हें रोका क्यों नहीं गया? जब इन्होंने जो ये अतिक्रमण है वो किया था, जब MDDA की टीम ने इसे रोका क्यों नहीं गया? तो सवाल उस वक्त उठते हैं। और लोगों का भी यही कहना था कि जब हम यहाँ पर आए थे, जब हमें बसने की कोशिश की थी तो राजनेताओं ने उनकी हेल्प करी थी यहाँ पर बसने में। तो ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि प्रशासन के लोग सोए हुए थे जब पूरी तरह से अतिक्रमण हो रहा था, और उसके साथ साथ जब राजनेताओं ने इनकी मदद करी। जब आखिर ये लोग बस रहे थे रिस्पना नदी के किनारे, तो उस वक्त पर इनको किस तरह से आखिर बिजली और पानी के कनेक्शन दिए गए? क्या उस वक्त इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस वक्त प्रशासन क्यों सोया हुआ था? ये सवाल लगातार उठते रहेंगे। और जैसा आपने कहा कि कुछ लोग जो है सरकार से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है इस बात को लेकर? क्या कुछ मुआवजा दिया जाएगा या इनको कुछ बसाने का कुछ इंतजाम, या रोडों पर रहेंगे सभी लोग? देखिए, मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने एक समिति बनाई थी जो इनके जो माइग्रेट हो गए, जो भी अब बेघर हो चुके हैं, उन्हें कहीं और बसाने की बात की जा रही थी। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुई है, जिसके बाद अभी फिलहाल इन्हें सड़कों पे रहना पड़ेगा या जो अपना गुजारा अपने रिश्तेदारों को करना होगा। तो बहुत बड़ी मुश्किलें इन पर टूट पड़ी है। इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग इसमें विकलांग भी हैं। तो ऐसे में उनके लिए काफ़ी मुसीबत है। उन्होंने सोच समझ के ये घर बनाया था, लाखों रुपए। कितने लगभग ऐसे परिवार होंगे? देखिए, अगर चिन्हीकरण की बात की जाए तो 525 चिन्हीकरण ये किए गए थे। तो 525 में से सरकार प्रशासन का ये कहना है कि हम पूरे मकान ये तोड़ेंगे और उसके बाद माना जा सकता है कि ये 525 से अधिक की फैमिलीज हैं जिनको ये पूरा झेलना पड़ेगा। यानी 500 से ज्यादा जो परिवार हैं यहाँ पर वो बेघर हो रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई MDDA के द्वारा जारी है। हालांकि अब प्रशासन क्या इन लोगों की मदद करता है, मदद को आगे आता है या नहीं, उस पर सभी की निगाहें। तुषार, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जांच कराने का फैसला लिया है। पार्टी ने इसके लिए वरिष्ठ नेता PL पुनिया और रंजनी पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार तीसरी बार सभी 5 सीटें हार गई है। हालांकि पार्टी पिछले बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर हाथ का अंतर कम करने में कामयाब जरूर रही। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि जनता भी अब धीरे धीरे समझ रही है कि किस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी और पलायन उत्तराखंड के लिए चुनौती बना हुआ है, और बीजेपी उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं से उत्तराखंड को निजात दिलाने के लिए कोई भी कदम उठाने में सक्षम नहीं है। राजनीतिक दलों में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि चुनाव में हार और जीत की समीक्षा होती है। केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में CWC की बैठक हो चुकी है और पूरे देश की समीक्षा उसमें हुई है। अब राज्यों के स्तर पर जो है समीक्षा हो रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है, लचर प्रदर्शन रहा है, वहां के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने जो है पर्यवेक्षक जो है घोषित किए हैं और उत्तराखंड के लिए PL पुनिया और रजनी पाटिल जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है और बहुत जल्दी वो उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यहाँ आकर के वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से, नगर अध्यक्षों से, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से, सभी से मुलाकात करेंगी। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।